हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम मेंडल की वंशावली के नियम के बारे में जानेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था, उस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध माता पिता में संकरण कराया जाता है, तब पहली संतति पीढ़ी में क्या मिलता है? F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह कौन सा होता है? प्रभावी लक्षण। ये हमने कहाँ देखा था? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्रॉस कराकर हमने देखा था कि F1 जनरेशन जो मिली थी वो कैसी थी? डोमिनेंट कैरेक्टर वाली थी, यानी प्रभावी लक्षण वाली थी। तो फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो लक्षण हमने लिए थे, जो एलिल्स हमने लिए थे, उसमें शुद्ध माता पिता में संकरण कराया, यानी कि समयुग्मजी लंबापन और समयुग्मजी बोनापन। अगर दोनों कैरेक्टर हमने समयुग्मजी यानी शुद्ध अवस्था वाले लिए, तो जो F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट हुआ वो कैसा था? प्रभावी था या डोमिनेंट था। तो जो अपना लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता वह क्या होता है? अप्रभावी होता है। यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपना प्रभाव दिखाया तो उसको हमने डोमिनेंट कहा, प्रभावी कहा, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हो पाया उसको हमने रेसेसिव कहा या अप्रभावी कहा। यही है प्रभाविता का नियम। तो पहली संतानीय पीढ़ी में, यानी जो F1 जनरेशन है, उसमें सिर्फ क्या होता है? एक ही लक्षण प्रकट होता है, और इसे ही क्या नाम दिया? प्रभाविता का नियम कहा। जैसे कि हरे मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण हैं, उनमें दो हमने लक्षण लिए ऊंचाई के, एक तो लंबापन लिया और एक बोनापन लिया। तो हमने क्या देखा था F1 जनरेशन में कि कैपिटल टी और दो मिले थे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक मिला था स्मॉल टी, यानी कि हमें 3 प्रकार के जीनोटाइप मिले थे, 1:2:1 में मिले थे। तो प्रभाविता का नियम जो होता है जीवों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और इस नियम के द्वारा संकर जीवों में हानिकारक अप्रभावी लक्षण को हमने क्या किया? प्रभावी लक्षण द्वारा छुपाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मधुमेह है, वर्णांधता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें क्या हो गया कि रिसेसिव कैरेक्टर वाले जो जीन्स हैं वो अगर छिप जाते हैं तो वो डिजीज शो नहीं हो पाती, डिजीज हमें दिख नहीं पाती। तो प्रभाविता का नियम जो कि एकल संकरण का उसका आधार था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हमने देखा कि जो एक लक्षण F1 पीढ़ी में आया वो सिर्फ क्या दिखा था? प्रभावी लक्षण हमें दिखा था, और जो नहीं दिख पाया लक्षण उसको हमने क्या नाम दिया? अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहा। तो इसका एक लाभ के हम तौर पर देख सकते हैं कि इसका यूज या अच्छी बात कहाँ पर आई प्रभाविता में। तो अच्छी बात ये आई कि अगर कोई ऐसा जीन्स हैं किसी के शरीर में कि जो रोग पैदा करने वाले होते हैं, तो वो रोग पैदा करने वाले अगर अप्रभावी जीन्स होते हैं तो वो मनुष्य में वो रोग प्रकट नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम के कहते हैं, और पृथक्करण के नियम के अनुसार हमने क्या देखना है कि विषम युग्मजी या संकर में, यानी कि जो अलग अलग एलिल्स वाले थे, युग्म विकल्पी जो हैं, उनके दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित यानी कॉन्टामिनेट नहीं करते, या एक दूसरे में ब्लेंडिंग नहीं होती या मिक्स नहीं होते। इसका मतलब यह है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो है वो दोनों जनकों में उपस्थित होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा है, पृथक्करण का नियम भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि क्या बोला कि पृथक्करण के नियम के अनुसार जो विषम युग्मजी या संकर यानी जो हेट्रोजाइगस हमें मिला था, वो हेट्रोजाइगस क्या हो रहे हैं कि अपना अलग अलग लक्षण प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे में ये मिक्स नहीं होते, एक दूसरे को असर नहीं करते या संदूषित नहीं करते या कॉन्टामिनेट नहीं करते, या एक दूसरे को बिना परेशान किए या बिना प्रभावित किए क्या होते हैं? अलग अलग अपने लक्षण या युग्मक में पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता कहा या पृथक्करण का नियम कहा। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी, यानी जो दोनों युग्म विकल्पी हैं, दोनों एलिल्स हैं,
वो क्या करेंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे और अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। जब गैमेट्स बनेंगे तब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए वो क्या करेंगे, अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। तो हाइब्रिड में जब गैमेट में फॉर्मेशन हो जाएगा, ये युग्मक निर्माण होगा, तब क्या होगा, दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और प्रत्येक युग्मक में दोनों में से एक जीन्स प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। उन दोनों में क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो शुद्ध लंबे समयुग्मजी होते हैं और इनमें कैपिटल टी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और शुद्ध बोने कैसे थे, स्मॉल टी थे, जो शुद्ध रूप से बोने थे। अब क्या है कि लंबापन और बोनापन दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन विपर्यासी कारक हैं, यानी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, फ्री हैं। एक दूसरे को एक F1 जनरेशन में तो प्रकट हो गए मोनोहाइब्रिड में, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मिक्स नहीं किया या एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। तो जो शुद्ध लंबे पौधे थे उसके सभी युग्मकों में कैपिटल टी, बोने के युग्मकों में और बोने पौधे के युग्मकों में स्मॉल टी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी शुद्ध लंबे पौधे उनके सभी युग्मकों में क्या था, कैपिटल टी था, और बोने पौधे थे उनके युग्मकों में क्या था, स्मॉल टी जीन्स प्रेजेंट थे। ठीक है। फिर निषेचन के समय F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी संकर लंबे बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है F1 जनरेशन में ये संकर लंबे हमें प्राप्त होते हैं, जिनका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। लक्षण केवल एक ही प्रकट होता है, लेकिन यानी कि फेनोटाइपिकली तो वो लंबे दिख रहे हैं, लेकिन युग्मक बनते समय वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीन्स अलग अलग हैं। एक कैपिटल टी का है और एक स्मॉल टी का है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का अलग होना, गैमेट्स फॉर्मेशन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय या मियोसिस के समय, इन दोनों का अलग हो जाना बिना ब्लेंडिंग किए, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, यही क्या है, पृथक्करण का नियम है। और इसमें क्या होता है, युग्मक हमेशा शुद्धता का लक्षण वहन करते हैं, यानी कि गैमेट का जो हम कहते हैं कि गैमेट्स प्योर हैं, गैमेट एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, भले वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन प्रकट कर रहे हैं। F1 जनरेशन में लंबे पौधे हमें दिख रहे हैं फेनोटाइपिकली, लेकिन जीनोटाइप तो अलग अलग ही हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी वो संकर लंबे हैं। लेकिन जब उनकी भी गैमेट्स फॉर्मेशन की जाएंगे, उनकी गैमेट बनाकर आगे देखा जाएगा, तो क्या होगा, कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट पृथक्करण के नियम का जो भौतिक आधार है वो देखते हैं कि इसका बेस क्या है। तो मेंडल ने जब अपने वंशागति नियमों का स्पष्टीकरण किया, जब वो काम कर रहे थे, तब उन्होंने क्या बताया कि कोई एक कारक है जो आनुवंशिक इकाई है। तब तक उन्हें जीन्स के बारे में पता नहीं था, जीन नाम नहीं दिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई फैक्टर है ऐसा जो कि आनुवंशिक यूनिट के फॉर्म में काम करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है, इनका संचारण होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनका फ्लो होता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इनका संचारण जो हो रहा है कारक में, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यानी जो फैक्टर है उसका नेचर क्या है, वो फैक्टर्स किस तरह से आगे फ्लो करता है जनरेशन टू जनरेशन, वो नहीं बता पाए थे। मेंडल को इसका ज्ञान नहीं था, और इस ज्ञान के अभाव में क्या किया उन्होंने, वो पृथक्करण के नियम का भौतिक आधार का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। कि वो ये समझ गए थे कि कोई तो फैक्टर है या कोई ऐसी जेनेटिक यूनिट है, लेकिन वो उसको क्लियरली समझा नहीं पाए थे कि इसका आधार क्या है। फिर पृथक्करण जो है वो व्यवहार को गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाले व्यवहार के आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि युग्म विकल्पी जो युगल में होते हैं, जो पैर में होते हैं, जो एलील्स, और जो समजात गुणसूत्र पर एक ही विस्थल पर एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, जो होमोजाइगस क्रोमोसोम हैं उन पर एक ही लोकस पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो युग्मक निर्माण के समय या गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या हो रहा है, समजात गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि युग्म विकल्पी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी जो एलील्स हैं, जो पेयर में हैं, वो क्या करेंगे, गैमेट्स जब जाएंगे अलग अलग, तब वो सेपरेट हो जाएंगे। और इसी कारण यही कारण है कि विपर्यासी लक्षण ही संतति में पृथक हो जाते हैं, यानी कि जब नेक्स्ट जनरेशन बनती है तब उसमें गैमेट का सेपरेशन हो जाता है
वो सेपरेशन के कारण, क्योंकि मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनता है कि 4 सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं और 4 डॉटर सेल्स में से 2 कोशिकाएं क्या करती हैं, एक समजात गुणसूत्र से 2 डॉटर क्रोमेटिड प्राप्त करती हैं, जैसा कि हम मियोसिस में पढ़ते हैं, हम जानते हैं। और जिससे क्या हो रहा है, 4 सेल्स में से 2 सेल तो प्रभावी युग्म विकल्पी और 2 कोशिकाएं बनाती हैं वो अप्रभावी युग्म विकल्पी प्राप्त करती हैं। मतलब कि 2 तो हमें डोमिनेंट मिल रहे हैं यानी कैपिटल टी मिल रहे हैं और 2 सेल्स कैसी मिल रही हैं, रिसेसिव वाली या स्मॉल टी वाली मिल रही हैं। तो ऐसा कोई भी युग्मक नहीं बनेगा जो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्म विकल्पी होगा। यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स हो रहे हैं मियोसिस के दौरान जो अलग अलग हुए, चारों को हम अलग करेंगे क्योंकि मियोसिस से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो वो चारों अलग यानी सेपरेट फॉर्म में शो होंगी। 2 तो बनेंगे कैपिटल और 2 बनेंगे स्मॉल टी वाले यानी रिसेसिव वाले। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संकर नहीं बनेगा, हाइब्रिड नहीं बनेगा या कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स कैरेक्टर वाला यहाँ पर गैमेट नहीं बनेगा। जैसा हम यहाँ पर फ्लो चार्ट से देख सकते हैं, ये होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस हैं, कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। फिर यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मेटाफेज की अवस्था है, मेटाफेज की अवस्था, उसके बाद टेलोफेज की अवस्था, टेलोफेज के बाद ये गैमेट ये क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो जाएंगे और दोनों अपने अपने कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये जो होंगे वो कैपिटल टी सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर ही स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अर्धसूत्र विभाजन के समय क्या हुआ, युग्म विकल्पियों का एक युग्म का पृथक्करण, यानी कि उनके पैर अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी डिफरेंट अलग हो जाएंगे और स्मॉल टी अलग हो जाएंगे, यानी दोनों चारों गैमेट्स जो हैं वो प्योरली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पृथक्करण नियम की आधुनिक संकल्पना, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया था, वो एक मौलिक संकल्पना थी, मतलब एक हाइपोथेटिकल ही था। उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था या वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने स्टडी तो की, एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन उनको जीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने सिर्फ फैक्टर टर्म दिया था। तो इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर हम समझते हैं तो क्या क्या पता चलेगा, इसके अनुसार जीनों का जो सम्मिश्रण की कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया था, जीनों का सम्मिश्रण नहीं होता, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स मिक्स नहीं हो रहे हैं, जीन्स मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो मेंडल के बाद कोशिका विभाजन के अध्ययनों के द्वारा इसकी पुष्टि हो गई कि जब हमने सेल साइकिल या साइटोलॉजी पढ़ा तब हमें जीन्स के बारे में पता चला। तो आधुनिक अध्ययनों से पता चला कि और प्रमाणित भी हो गया कि संकर जीव में उपस्थित युग्म विकल्पी जीन एकत्रित हो जाते हैं, यानी संकर जीव में उपस्थित युग्म विकल्पी जीन क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो एक दूसरे को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करते चाहे वे कई पीढ़ियों तक संकर जीवों में साथ साथ रहे, यानी कि जीन्स हैं वो एक दूसरे को बिना इफेक्ट किए एक साथ कई जनरेशंस तक वो एक साथ इनहेरिटेंस या आनुवंशिक तरह से फ्लो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, पृथक्करण के नियम का महत्व, तो इसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि मेंडल ने क्या किया, पृथक्करण के नियम से जीनी संकल्पना को समझने का यहाँ पर चांस मिला या जीनी संकल्पना को महत्व मिला, क्योंकि जीन कॉन्सेप्ट पता चला कि हाँ कोई फैक्टर है, उस फैक्टर को जीन नाम दिया और उसके बारे में आगे देखा कि प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पर कह रहे थे, एलिस की बात कर रहे थे, युग्म विकल्पों की बात कर रहे थे, तो वो कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, जिसको मेंडल ने कारक कहा था। प्रत्येक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कि हर एक जीन जो है उसके 2 युग्म विकल्पी होंगे जो कि अलग अलग लक्षण को निर्धारित करेंगे, जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जीन्स हो सकते हैं वो लंबेपन का भी हो सकता है, बोनेपन का भी हो सकता है, पेयरिंग में वो साथ में रहेंगे लेकिन उनकी ब्लेंडिंग नहीं होगी। फिर जीन जो है वो कणीय रूप में पाए जाते हैं और इस कारण जीन के जो युग्म विकल्पी हैं वो एक ही कोशिका में रहते हुए भी सम्मिश्रित नहीं होते, यानी कि
उन्होंने कहा कि जीन जो है वो कहेंगे कणीय रूप में पाए जाते हैं, और इस कारण क्या कहा कि जीन के युग्म विकल्पी जो है वो एक कोशिका में है, लेकिन वो ब्लेंडिंग नहीं होती उनके बीच में आपस में। फिर एक जीन के युग्म विकल्पी हैं वो पृथक होकर संकर के अलग अलग युग्मक में जाते हैं। अगर इनका मेयोसिस होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन के साथ क्या हो जाएगा, ये जो हाइब्रिड था वो उनके जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे तो गैमेट के साथ वो अलग अलग जीन्स हैं वो अपने अपने युग्म विकल्पियों के साथ अलग हो जाएंगे। फिर जीन की वंशागति, जीन क्या है, वंशागति की इकाई है। उन्होंने कहा जीन क्या है, वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती हैं। तो ये सब जो है वो मेंडल की खोज के बाद, यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद जीन कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम साइटोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो नियम है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने क्या किया, द्विसंकर संकरण त्रिसंकरण के प्रयोग के बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। जब हमने एक जीन की वंशागति देखा था तो वो क्या था, एक जीन को लेकर काम किया मेंडल ने तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। जब दो जीन्स को या दो लक्षणों को साथ में अध्ययन किया तो उसे द्विसंकर संकरण कहा, और जब तीन लक्षणों को लिया जाता है तो क्या कहेंगे, त्रिसंकरण कहते हैं। तो इन सबके प्रयोगों के बाद क्या हुआ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद किसका नियम आया था, प्रभाविता का नियम आया था और पृथक्करण का नियम आया था। और जब द्विसंकरण प्रयोग हुआ उसके बाद क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये क्या है देखते हैं। मेंडल ने क्या किया, द्विसंकरण और त्रिसंकरण क्रॉस कराया, और जिसमें उन्होंने दो जनक और तीन उसने जनक दो या तीन या अधिक जोड़ी विपरासी लक्षणों को लिया, यानी कैरेक्टर्स को ज्यादा ले लिया, दो लिए तीन लिए, तो उस बेस पर हमने डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड कहा। देखा कि लक्षणों का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रहता है। ये कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, उनका मिक्सचर नहीं होता, वो फ्री रहते हैं एक दूसरे से, या मिक्सचर होता है कि नहीं होता, ये देखने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला एक्सपेरिमेंट किया, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस करके उन्होंने ये स्टडी किया। फिर उन्होंने देखा कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों को लिया और उनके बीच क्रॉस कराया तो लक्षणों की वंशागति कैसी हुई, स्वतंत्र रूप से हुई, यहाँ मिक्सचर नहीं हुआ। उन्होंने जांच करने के लिए किया था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्र रूप से उनकी इनहेरिटेंस हुए कैरेक्टर, एक ही लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने देखा कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया तो लक्षणों की वंशागति कैसी हुई, स्वतंत्र रूप से हुई, एक ही लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति या उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी को उन्होंने क्या बोला, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। इस नियम के अनुसार क्या देखा कि युग्म विकल्पियों के प्रत्येक युग्म के एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार होता है, यानी जो एलील्स हैं वो पेयरिंग में रहेंगे, जब उनको गैमेट्स फॉर्मेशन किया जाएगा तब वो आपस में फ्री रहेंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी जब एक से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति को हमने एक साथ अध्ययन किया, यानी ज्यादा लक्षणों को साथ में लेके भी देख लिया, एक लक्षण को साथ में लेके पढ़ा हमने, दो लक्षणों को साथ में अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर दो से ज्यादा कैरेक्टर भी एक साथ स्टडी किए जाते हैं तब भी वो कैरेक्टर्स या जीन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, यानी अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। तो प्रत्येक जोड़ी अन्य लक्षणों वाली जोड़ी से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी उन्होंने जो द्विसंकरण प्रयोग में किया था कि दो भिन्न आनुवंशिक गुणों के कारकों के संकरण को साथ साथ अध्ययन किया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जो कि डोमिनेंट हो गया समयुग्मजी। फिर अप्रभावी समयुग्मजी कौन सा हो गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये अप्रभावी समयुग्मजी हो गया। इन दोनों की F1 जनरेशन में क्या मिला था, विषम युग्मजी, गोल और पीले बीज वाले पौधे मिले थे, यानी कि कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से पहला F1 जनरेशन मिला। जब इनको सेल्फिंग कराई गई, इनका आपस में सेल्फिंग कराई, तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखा, 9:3:3:3:1 में इनको F2 जनरेशन में इस प्रकार के पौधे मिले। ये क्या है, फेनोटाइप है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का भौतिक आधार। स्वतंत्र अपव्यय नियम के अनुसार द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में जो जनकीय संयोजन थे उनके अतिरिक्त नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि द्विसंकरण संकरण में उन्होंने F2 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त की, जो लक्षण दिखे वो कैसे दिखे, अपने पेरेंट्स के समान तो थे, यानी कि उन्होंने गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे इन दोनों लक्षणों को साथ में लिया था और उनके बीच संकरण कराया, तो उन्हें पेरेंट के समान वाले जीन्स तो दिखे, यानी सेम अपने पेरेंट्स को जो रिसेंबल करते हैं वैसे तो कैरेक्टर उन्हें दिखे, लेकिन उनके अलावा एक नया कॉम्बिनेशन भी उन्हें मिला। तो ये क्या है, देखते हैं। गोल और पीले जो कैपिटल R वाई और कैपिटल वाई, ये उन्होंने गोल और पीले यानी संयुग्मजी प्रभावी इसको हम कहेंगे। दूसरा है झुर्रीदार और हरे यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, दोनों लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया था, इसलिए तो द्विसंकरण कहते हैं। और उनके बीच क्या कराया, हाइब्रिड कराया, क्रॉस कराया। उसके फलस्वरूप हमें क्या मिला, गोल पीले और झुर्रीदार और पीले संकर बीज प्राप्त होते हैं। तो वो हमें F2 पीढ़ी में किस अनुपात में मिले, ये तो F1 जनरेशन। F2 पीढ़ी में हमें कैसे मिले, गोल और पीले बीज 9 मिले, गोल और हरे बीज मिले 3, झुर्रीदार और पीले मिले 3, झुर्रीदार और हरे मिले 1। यानी पेरेंट्स के समान कौन कौन से हो गए, फर्स्ट जो गोल और पीले ये तो पेरेंट्स के समान थे क्योंकि एक तो पेरेंट यही है। दूसरा पेरेंट के समान हमें कौन सा मिला, झुर्रीदार और हरा, ये वाला। लेकिन दो ऐसे नए कॉम्बिनेशन मिले, गोल और हरे और झुर्रीदार और पीले। ये 3:3 जो ये आए, ये थोड़े यूनिक कॉम्बिनेशन थे, यानी पेरेंट से थोड़े से अलग थे, इसीलिए इसको क्या कहा, थोड़े नए कॉम्बिनेशन मिले। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो गोल पीले प्रभावी लक्षण वाले और ये झुर्रीदार और हरे, तो इन दोनों के हमने गैमेट्स यहाँ पर फाइंड किए और यहाँ पर इसके गैमेट्स फाइंड किए, यहाँ पर गैमेट्स फाइंड किया। और उसके बाद जो F1 जनरेशन है, यहाँ पर हमें क्या मिला, गोल और पीले। तो ये तो हाइब्रिड है क्योंकि इसमें एक इसका कैरेक्टर भी है और इसका भी कैरेक्टर है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट F2 जनरेशन, इसके गैमेट्स F2 जनरेशन के लिए क्या किया, इसके दोनों गैमेट्स सेपरेट किए, इसके गैमेट्स सेपरेट किए और इसके गैमेट्स सेपरेट किए। तो गैमेट्स सेपरेट करने के बाद हमें यहाँ पर ये चेकर बोर्ड से हम देखते हैं क्या मिला, हमें किस अनुपात में मिले, 9:3:3:1 में हमें क्या मिला, फेनोटाइप जो इसका रेशियो होता है वो हमें स्वतंत्र अपव्यय नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिला। तो इन्होंने क्या किया, इनमें से गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे ये तो क्या थे, अपने पेरेंट के समान थे, जबकि गोल और हरे और झुर्रीदार और पीले ये जो मिले थे बीच वाले, ये थोड़ा क्या था, नया संयोजन या न्यू कॉम्बिनेशन इन्हें प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जनक थे और ये कैपिटल R और स्मॉल r इन दोनों के द्वारा एक युग्मक बना, दो युग्मक बने, सॉरी ये दोनों प्राप्त हुए, कैपिटल R स्मॉल y, ये हमें प्राप्त हुए। यदि F1 संकरण में, यदि कि F1 जनरेशन में जो हमें ये मिली, उसमें भी युग्मक निर्माण के समय अपने जनकों का अनुकरण करें, तब क्या मिला, यानी क्या कह रहा है कि F1 जो हाइब्रिड है उसमें भी अपने गैमेट्स फॉर्मेशन के समय पेरेंट्स के समान कैरेक्टर आ जाएंगे, तब F2 पीढ़ी में क्या होगा, सिर्फ जनकीय संयोजन ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, F2 पीढ़ी में क्या हुआ, अपने पेरेंट के अलावा, पेरेंट जैसे तो मिले लेकिन पेरेंट के अलावा भी हमें नए कॉम्बिनेशन भी हमें प्राप्त हुए। तो ये क्या था, F1 में संकर में
ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनमें भी हमें क्या यानी कि झुर्रीदार और हरे पौधे प्राप्त हुए। ये तो हुए ही थे। उसके बाद युग्मक निर्माण के समय क्या हुआ, युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, यानी कि ये जो है अलग शो करते हैं। 4 प्रकार के युग्मक बनाते हैं युग्म विकल्पी, अपने अलग अलग गैमेट्स में सेपरेट हो जाते हैं। पहला तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा गैमेट बना। यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये 4 प्रकार के हमें यहाँ क्या मिले, युग्मक मिले। तो ये जो 4 प्रकार के युग्मक हैं, ये युग्म विकल्पी जो 2 समजात गुणसूत्र युग्मों पर स्थित होते हैं, यानी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट में मेटाफेज के टाइम गुणसूत्रों की व्यवस्था क्या क्या हो सकती है, तो क्या क्या यहाँ पर संभावना हो सकती थी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये विपरीत ध्रुवों पर जा सकते थे, यानी ऑपोजिट पोलर पर जा सकते थे। और दूसरा, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये क्या है, ये भी ऑपोजिट पेयर पोलर पर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बताई है कि मियोसिस के टाइम पे इस तरह से कॉम्बिनेशन बनने की संभावना इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऑपोजिट अपने पोलर पर ये इस तरह ये वाले गैमेट्स जो हैं कॉम्बिनेशन ये जा सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर हमें नया कॉम्बिनेशन मिला, जो कि हम सिंपल है देख सकते हैं कि अगर कैपिटल आर है तो वो क्या है, डोमिनेंट है। अगर उसके साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है तो वो भी डोमिनेंट हो जाएगा। प्योरली तो नहीं होगा, हमें शुद्ध फॉर्म तो हमें पता ही है, प्योर लाइन तो हमें पता ही है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये प्योरली हो जाएंगे। और जो प्योर बोने या हम कहेंगे कि शुद्ध रेसेसिव कैरेक्टर वाले ये हो जाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये तो ये कैसे हो जाएंगे, सिर्फ तो एक हमें मिला जोड़ीदार और हरा, यानी कि अप्रभावी लक्षण ये हो गया, प्रभावी लक्षण ये हो गया। इसके अलावा जो हमें मिले वो कैसे हैं, संकरित हैं, सारे के सारे ये सभी कैसे हैं, संकरित हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि प्रभाविता के नियम का अपवाद है। तो मेंडल ने क्या किया था, प्रभाविता का नियम दिया और मेंडल के नियमों की सन 1900 में वापस से खोज हुई थी और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके काम को वापस से रिपीट करके देखा कि उन्होंने क्या पाया। वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस, उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनमें मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो देखे थे वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उन्हें कुछ अलग मिला। यानी कि वो तो बता के गए थे कि प्रभाविता का नियम है और वो बता के गए थे कि सेग्रीगेशन का नियम है और स्वतंत्र अपव्ययन का, 3 नियम दे के गए थे वो। तो प्रभाविता के नियम के तो 2 अपवाद उन्हें मिल गए जो हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ सेग्रीगेशन या लो पृथक्करण का जो नियम है केवल वही ऐसा नियम रहा जो कि अपवाद में नहीं रहा, इसका कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है। और जो स्वतंत्र अपव्ययन नियम है उसका भी अपवाद रहा, लिंकेज है, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मेंडल तो अपना काम करके चले गए। कई सालों बाद उनके जो शिष्य थे उन तीनों में से एक जो कार्ल कॉरेंस थे, उन्होंने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट्स को दोहराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि मेंडल के पास जो रिजल्ट्स आए थे वैसे रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिले। तो उन्होंने क्या देखा कि वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने डोमिनेंट के जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उस पर एक अपवाद खड़ा कर दिया कि इनमें तो प्रभाविता का कंप्लीट मतलब फ्लो नहीं हो रहा है। तो अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल उन्हें मिल गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इस लॉ को उन्होंने क्या बोला, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उन्होंने क्या देखा कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों में यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट हैं, उन दोनों के बीच में संकरण क्रॉस कराया
तो F1 जनरेशन में क्या मिलना था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या मिलना था? डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट मिलना था, यानी कि प्रभाविता का गुण प्रकट होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रभाविता का गुण प्रकट नहीं हुआ और क्या हुआ? दोनों का मिक्सचर हुआ, यानी कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 उन दोनों के मिक्स कैरेक्टर वाला उन्हें संतति या ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने क्या कहा? इसे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पियों में प्रभावी और अप्रभावी संबंध नहीं होता, यानी कि कोई डोमिनेंट नहीं है और कोई भी रिसेसिव नहीं है। दोनों का यहाँ पर एक साथ यहाँ पर मिक्सचर यानी कि ब्लेंडिंग जैसा यहाँ पर दिखा उन्हें, मिक्स कॉम्बिनेशन वाला ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुआ। तो अपूर्ण प्रभाविता माधवों में अधिक पाई जाती है, यानी कि ये प्लांट में इस तरह के कैरेक्टर जो हैं वो ज़्यादा मिले। तो उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल मिला? उन्हें ऐसा प्लांट मिला मिराबिलिस जलापा या गुलब्बास या 4 o'clock प्लांट कहते हैं। दूसरा है स्नैपड्रैगन और या इसको कहते हैं एंटिलाइनम मंजिस। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा 4 o'clock प्लांट पर। तो जो 4 o'clock प्लांट है उसकी पादप जाति के जो लाल रंग वाले फूल वाले पौधे थे उनका संकरण या हाइब्रिड या क्रॉस कराया व्हाइट रंग के फूल वाले पौधे के साथ कराया। तो जो F1 जनरेशन में उन्हें मिला वो कैसा मिलना था? क्योंकि लाल रंग प्रभावी होता है यहाँ पर हम देखते हैं और व्हाइट रंग अगर रिसेसिव होता है तो लाल पुष्प वाले पौधे मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ? गुलाबी रंग वाले पौधे मिले, यानी कि दोनों का ब्लेंडिंग हो गया, दोनों कैरेक्टर क्या हो गए? मिक्स हो गए। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि दोनों मिक्स नहीं होते। तो इन गुलाबी पुष्प वाले पौधों को उन्होंने क्या किया? जो गुलाबी मिले ना, उस गुलाबी को वापस से सेल्फिंग कराई, यानी F1 जनरेशन में क्या किया? सेल्फिंग कराकर F2 जनरेशन प्राप्त की। तो इन F2 जनरेशन जो प्राप्त हुई उनमें उन्होंने क्या देखा कि लाल, गुलाबी और सफेद तीनों रंग वाले फूल वाले पौधे मिले। तो लाल रंग वाला 1 मिला, गुलाबी वाले 2 मिले और श्वेत वाला 1 मिला। मतलब कि यहाँ पर क्रॉस कराकर हम देखते हैं कि जो रेड कलर वाला है इसका गैमेट ये बना, इसका गैमेट ये बना। इन दोनों गैमेट के बीच में क्या किया? यहाँ पर ये गुलाबी रंग वाला F1 जनरेशन में मिला, इन दोनों के बीच में हमने सेल्फिंग कराई, क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन में क्या मिला? 1 लाल शुद्ध रूप से, फिर 1 गुलाबी मिला और ये 2 गुलाबी मिले यहाँ पे और 1 मिला कैसा? व्हाइट। तो इस तरह से 1:2, यानी कि इसका क्या था? फिनोटाइप भी सेम था और जीनोटाइप भी सेम था, यानी जीन्स भी अलग अलग थे इसके और फिनोटाइप यानी बाह्य लक्षण भी तीनों के अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये एक अपवाद के रूप में सिद्ध हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस के। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। दूसरा अपवाद क्या है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हम देखते हैं कि विषम युग्मजी कंडीशन में, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों एलील्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं। दोनों एलील्स, यहाँ पर क्या था? मिक्सचर हो रहा था, ब्लेंडिंग हो रही थी, दोनों के कैरेक्टर यानी जीन्स मिल गए थे और लाल और सफेद को मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। तो इस तरह से एक बीच का मध्य का कोई कैरेक्टर मिल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? दोनों अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस कर रहे हैं, यानी कि लाल रंग भी दिखेगा और सफेद रंग भी तो दिखेगा। तो हम यहाँ पर इन फूलों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी विषम युग्मजीय अवस्था है, उसमें जो दोनों एलील्स हैं वो साथ में एक्सप्रेस होंगे, दोनों डोमिनेंट होंगे, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट। दोनों यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है जो मध्य का, द कैरेक्टर इज इंटरमीडिएट एंड इन बिटवीन बोथ ट्रेट्स, मतलब कि मध्य अवस्था प्राप्त हो रही है अगर, तो दोनों के कैरेक्टर शो हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रंग मिल रहा है या ब्लेंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं यहाँ पर F1 रिसेम्बल्स बोथ पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पर देखिए एक हमने लिया कैपिटल R, यहाँ पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर वाले हमने यहाँ पर कैटल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर के कैटल
के बीच हमने क्या किया, क्रॉस करा। तो F1 जनरेशन कैसी प्राप्त हुई, रॉन कलर, यानी कि मध्य का कलर में क्या हुआ कि ब्लैक कलर तो उनका बेस था और उसके बीच में वाइट पैचेस थे, तो मिक्स ऐसा मिक्सचर का कलर बना। तो ग्रे कलर नहीं बना, ब्लैक के बीच में वाइट पैचेस थे, तो ये क्या था, वो दोनों कलर शो हुए, इसको रॉन कलर कहा F1 जनरेशन में। जब इसके गैमेट बनाए और इनमें सेल्फिंग कराई गई तो क्या प्राप्त हुआ F2 जनरेशन में कि एक तो ब्लैक मिला और एक प्योरली वाइट मिला, और जो दो मिले वो कैसे थे, रॉन कलर वाले, मतलब कि ब्लेंडिंग नहीं हुई। फिर अगर ब्लैक और वाइट को मिलाते हैं, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ग्रे कलर बनता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडी तो पूरी थी ब्लैक और उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस थे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें फेनोटाइपिकली 1:2:1 मिला और जीनोटाइपिकली भी 1:2:1 मिला। तो इस तरह से हमने क्या देखा, को डोमिनेंस, यानी कि दोनों कैरेक्टर अपना डोमिनेंट कर रहे हैं, दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं जनरेशन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सेप्शन हो गया, प्रभाविता के नियम का एक्सेप्शन हो गया। पहला तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हो गया को डोमिनेंस। इसके अलावा जो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला है वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, और यहाँ पर कैरियर ऑफ सिकल सेल, ये भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, दूसरा एग्जाम्पल जो ब्लड ग्रुप वाला था। मानव में देखते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो ABO ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और ये ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी RBC के ऊपर अगर शुगर पॉलीमर या कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो किस तरह का है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आई जीन के फॉर्म में अगर एंटीजन A है तो एंटीजन ब्लड ग्रुप B होगा, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B होगा, और एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप हमारा AB होगा, या अगर O है तो या तो रिसेसिव या हम कहेंगे I0 या IO, तो उसको रिसेसिव हम कैरेक्टर मानते हैं। यहाँ पर IA और IB क्या है, डोमिनेंट है, और IO है या स्मॉल I वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, यानी O ब्लड ग्रुप कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ देखेंगे क्योंकि ये डिप्लॉइड स्टेज में होता है, तो IA और IO इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जो प्रभावी है हमें पता है कि कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो, यानी कि एंटीजन A और एंटीजन B जो है वो क्या है, प्रभावी हैं, डोमिनेंट है। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि उसकी RBC पर क्या प्रेजेंट है, कौन सा शुगर पॉलीमर प्रेजेंट है, A कार्बोहाइड्रेट। फिर IB और IO उनकी RBC पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीमर चेन प्रेजेंट होगी, B, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ब्लड ग्रुप माना जाएगा। फिर है अगर IA और IB दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, यानी कि पेरेंट की बात हो रही है, एक मेल फीमेल यानी माता या पिता दोनों की बात हो रही है, तो बच्चे में किस तरह का ब्लड ग्रुप देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में RBC की ऊपर कौन मिलेंगे, क्योंकि A और B दोनों प्रभावी हैं, ये A और ये B दोनों प्रभावी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कैसी शुगर मिलेगी, AB शुगर, यानी कि कौन सा एंटीजन मिलेगा, AB एंटीजन मिलेगा उस पर्सन के अंदर, उस बच्चे के अंदर, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी दोनों ने अपना प्रभाव साथ में दिखाया। हम क्या कह रहे हैं, यही जो है वो क्या है, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, क्योंकि IA एंटीजन I और एंटीजन B दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों प्रभावी हैं और दोनों ऑफस्प्रिंग में अपना प्रभाव दिखाएंगे साथ में, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे ही आगे कंडीशन अगर दोनों रिसेसिव हैं पेरेंट में, दोनों पेरेंट में रिसेसिव हैं, तो क्या होगा, कोई शुगर नहीं बनेगी, यानी कोई पॉलीमर शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो उसमें ऑफस्प्रिंग में अगली जनरेशन में क्या होगा, ब्लड ग्रुप कैसा होगा, O। नेक्स्ट अगर दोनों A ब्लड ग्रुप वाले हैं पेरेंट, तो उनके ऑफस्प्रिंग में कौन सा चेन बनेगी, यानी एंटीजन कौन सा जाएगा RBC के ऊपर, A।
तो क्योंकि ए डोमिनेंट है, दोनों में है, तो बिल्कुल ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा उसका, ए ब्लड ग्रुप बनेगा। और दोनों में बी है पेरेंट में, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप कैसा जाएगा, बी ब्लड ग्रुप जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर ए और बी ये दोनों क्या हैं, प्रभावी हैं, और ये जो है वो अप्रभावी है। तो ये पेरेंट माए दोनों, हम माता और पिता हम दोनों मानते हैं, माता पिता का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं और बच्चे में किस तरह का ब्लड ग्रुप यहाँ पर शो होता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कंडीशन में हमने दोनों को साथ में अगली जनरेशन में जाते हुए देखा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी है, तो दोनों प्रभावी हैं, इसलिए वो अपने जनरेशन में क्या दिखाएंगे, दोनों अपना प्रभाव शो करेंगे। इसी को हमने क्या बोला, कोडोमिनेंस। दोनों प्रभावी लक्षण जब एक साथ अगली जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हमने क्या कहा, सहप्रभाविता का नियम कहा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये संलग्नता में भी पढ़ेंगे हम इसको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको नियंत्रित करने वाले जो जीन्स हैं वो कौन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर अगर एंटीजन ए और इसमें हीमोग्लोबिन के ऊपर ये सिकल सेल का यहाँ पर सिंबल रखा है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, उसको कंट्रोल करने वाले जीन हैं HbA और HbS। तो अगर HbA HbA दोनों पेरेंट अगर इसे मिल रहे हैं तो ये डोमिनेंट है, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, ये नॉर्मल कैरेक्टर माना जाएगा। अगर यहाँ पर सिकल सेल एक है और एक कौन से हैं, नॉर्मल पेरेंट है, एक नॉर्मल पेरेंट है और एक सिकल सेल वाले पेरेंट है, अगर दोनों मिलके अपने जनरेशन में इन दोनों जीन्स को डाल रहे हैं तो वो कैसा बनेगा, कैरियर बनेगा, वो वाहक बनेंगे, उनमें लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोनों HbAs मिल गए सिकल सेल वाले तो क्या होगा, उनकी जनरेशन कैसी हो जाएगी, लिथल जनरेशन उत्पन्न होगी, सिकल सेल एनीमिया वाली जनरेशन उत्पन्न होगी, यानी कि वो कैसे होंगे, घातक होंगे और वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करेंगे, या उनमें किस तरह की डिजीज होगी, सिकल सेल एनीमिया डिजीज कही जाएगी। तो ये जो होता है वो क्या है, अमीनो एसिड्स हम जब पढ़ते हैं तो अमीनो एसिड्स में क्या करेगा, एडेनिन को थायमिन से रिप्लेस कर लेता है, और छठे स्थान पर क्या होना चाहिए, ग्लूटानिन होना चाहिए, उस जगह पर क्या हो जाता है, वैलिन फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जब चेन बनती है तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया सिकल सेल, इस सिकल सेल एनीमिया, और ये क्या है, बिंदु परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब भी हम इसको देखेंगे। थैंक यू।